अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम इकबाल। आज हम डिस्कस करेंगे बिलावल जरदारी का दौरा इंडिया और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के बारे में। इंडिया के शहर गोवा के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास हुआ। शंघाई ताउन तंजीम चाइना और रशिया ने बनाई थी और इसके मेंबर ममालिक के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और वस्त एशिया की रियासतें शामिल हैं। इसका मकसद था कि खित्ते के ममालिक के अंदर बाहमी तिजारत और ताल्लुकात को फरोग देना। इजलास इंडिया के शहर गोवा में था और 12 साल बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा इंडिया का दौरा करता। ये इंतहाई गैर मुतवक्का था कि पाकिस्तान अपने वजीर खारजा को इंडिया के अंदर दौरे पर भेजेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर की सूरत हाल बदलने के बाद ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो चुके। इस दौरे से उम्मीदें वाबस्ता थी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जमी हुई बर्फ जो है वो पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसकी शुरुआत हुई बिलावल जरदारी के इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू से, जहां उन्होंने कश्मीर का मसला उठाया और साथ में कुलभूषण यादव के ऊपर भी उसने बात की, जिसके जवाब में इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर दहशतगर्दी का सपोर्टर होने और पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम भी लगाया और यहाँ से मामलात जो हैं वो मजीद खराब हो गए और अब मुस्तकबिल करीब के अंदर ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल हो सके। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहस जारी है कि आया बिलावल को इंडिया का दौरा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, और ये जो दौरा किया गया है ये बुनियादी तौर पर कश्मीर का सौदा किया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और वहां पर भी हुकूमत पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कश्मीर के ऊपर जब तक इंडिया उसकी आईनी हैसियत बहाल नहीं करता, इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। लेकिन आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने का, तिजारत रखने का पाकिस्तान को फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। देखिए, मुल्कों के दरमियान दुश्मनियां होती हैं। 2020 के अंदर इंडिया और चाइना ने गलवान वैली के अंदर अपने 100 के करीब सिपाही जो थे हलाक किए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात वैसे के वैसे हैं। दोनों मुल्कों की तिजारत का हजम 130 अरब डॉलर है। रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन उनके दरमियान भी तिजारत हो रही है। इसी तरह चाइना और जापान को देख लें या चाइना और अमेरिका को देख लें, दोनों का एक दूसरों से मुकाबला भी है। ताइवान के मसले पर एक दूसरे के साथ मुखालफत भी है, लेकिन उसके बावजूद चाइना और अमेरिका की तिजारत का हजम 700 अरब डॉलर के बराबर है। आप अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, आप अपने दुश्मन तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आप अपना हमसाया जो है वो कतन नहीं बदल सकते। और ये बात भी याद रखें कि कभी भी कोई एक मुल्क तरक्की नहीं करता है, बल्कि पूरा खित्ता तरक्की करता है। जब तक फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से लड़ते रहे, दोनों तरक्की नहीं कर सकते। इसी तरह बाकी दुनिया के ममालिक की भी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, क्योंकि हमसाये के साथ अगर आपकी तिजारत होगी तो उसका माशी तौर पर आपको फ़ायदा होगा। आप इसकी सिंपल सी मिसाल ले लें कि एक चीज़ जो आपको अपने पड़ोस से मिल रही है, आप वहाँ से नहीं लेते बल्कि दूसरे गांव से या दूसरे शहर से जाकर लेते हैं, तो आपको उसको लाने ले जाने के ऊपर जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी का इशू क्या है? हमारी इकॉनमी का इशू ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम बाहर बेचते हैं, वो 30 अरब डॉलर हैं, जबकि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो 70 से 75 अरब डॉलर हैं। जो बैरूने मुल्क से पाकिस्तानी कमाकर यहाँ बेचते हैं वो तकरीबन 30-32 अरब डॉलर है। तो अब हमारी जो बरामदात है उसके अंदर वो बाहर वाले पाकिस्तानियों का पैसा भी शामिल करें, फिर भी हमें हर साल 8 से 10 अरब डॉलर के खसारे का सामना करना पड़ता है। इसका सिंपल से मतलब आसान जबान के अंदर आप लें कि आप कोई चीज़ आपके घर के अंदर एक फर्द 62 रुपए कमा रहा है और 70 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसको घर का खर्चा चलाने के लिए 8 रुपए कर्ज की सूरत में चाहिए होंगे। अब ये तो हो गया 1 साल का, जब अगला साल आएगा तो मजीद 8 रुपए कर्ज चाहिए होंगे और इसके साथ पिछले 8 रुपए जो पिछले साल कर्ज लिया था उस पर सूद भी अदा करना होगा। तो इस तरह करते करते पाकिस्तान कर्जों के जाल में फंसा और आज जो हमारी माइशत है वो ज़मीन बोस हुई पड़ी है। तो इंडिया के साथ अगर हम तिजारत करते हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा?
دیکھیں ہم 10 سے 12 ارب ڈالر کی زرعی اجناس جو ہیں وہ باہر سے اپنے ملک میں منگواتے ہیں. یہ چیزیں ہم چائنا، رشیا، یوکرین اور مصر سے منگواتے ہیں. جبکہ اگر یہی چیزیں ہم انڈیا سے منگوائیں تو وہ 10 ارب ڈالر کی بجائے ہمیں 8 ارب ڈالر میں پڑیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنی دور سے لانے پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہمارا بالکل کم ہوتا ہے. دوسرا، اس کے ساتھ جو انڈیا ہے اس کی جو امپورٹس ہیں، جو وہ باہر سے چیزیں منگواتا ہے، خاص کر گیس اور تیل، اس کے اوپر اسے بہت زیادہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم سمپلی واگا سے تورخم تک راہداری کھول دیں، انڈیا کو یہ سہولت دے دیں کہ وہ تورخم کے راستے سینٹرل ایشیا سے اور تفتان بارڈر کے راستے ایران سے چیزیں جو ہے امپورٹ کر سکتا ہے، تو صرف اس راہداری کی مد میں پاکستان کو 7 سے 8 ارب ڈالر سالانہ جو ہے منافع ہو سکتا ہے، اور یوں جو ہمارا ہر سال کا خسارہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر انڈیا کو ہم اجازت دے دیں کہ ہمارے ملک سے گزرے تو اس کے ہمارے لیے نقصانات ہوں گے، وہ ہمارے خلاف سازشیں کرے گا. تو بھائی آپ ایسا نہ کریں، راہداری آپ سمپلی کھول دیں، پاکستانی ٹرک جائیں ایران اور سینٹرل ایشیا سے چیزیں لائیں، واگا پر وہی چیزیں انڈیا کو آپ آگے سیل کر دیں. تو اس طرح آپ انڈیا کو اپنے ملک میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے اور جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے. لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کو کسی چیز کا ڈر نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بولڈ فیصلہ ہے. جو لیڈر بھی یہ فیصلہ لے گا اس کے اوپر انڈین ہونے کا، انڈیا کا حمایتی ہونے کا، غدار ہونے کا ٹیگ ہر صورت لگ جائے گا. تو اس کے لیے ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کو ووٹ بینک کی فکر نہ ہو بلکہ پاکستان کی فکر. میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ آپ ہمسائے کبھی نہیں تبدیل کر سکتے، دوست اور دشمن تبدیل ہو سکتے ہیں، اور ہمسایوں سے آپ منہ موڑ کر خوش بھی نہیں رہ سکتے اور آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی واضح مثال فرانس اور جرمنی ہے. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.